हाय गाइस दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूड ऑफ वर्ब्स के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में ये मूड्स आखिर होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके यूजेस किस तरह के हैं। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मूड आखिर होता क्या है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेबीज ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं। ये एक असर्टिव सेंटेंस है जो कि एक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे दूध पीते हैं। इस सेंटेंस में जो वर्ब ड्रिंक है, जिसका मतलब है पीते हैं, चूंकि एक फैक्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए इसे हम इंडिकेटिव मूड में होना समझते हैं। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ बच्चे हैं और मुझे कहना है कि बच्चों दूध पी लो, यानी कि बच्चों दूध पियो। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बेबीज ड्रिंक मिल्क। ये सेंटेंस हूबहू पहले वाले सेंटेंस जैसा ही है, लेकिन ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस में बेबीज के बाद एक कॉमा का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को संबोधित करके कह रहे हैं कि बच्चों दूध पियो। यहां हमें बच्चों कहने के बाद कुछ देर रुकना पड़ता है। तो क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं कि सिर्फ एक कॉमा के यूज करने से हमारे सेंटेंस का पूरा मूड ही चेंज हो गया है। पहले वाले सेंटेंस का अर्थ था बच्चे दूध पीते हैं, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस का अर्थ है बच्चों दूध पियो। पहले वाला सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस था क्योंकि वो एक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ था, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है, यानी कि आज्ञा है। तो पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब ड्रिंक है वो इंडिकेटिव मूड में है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब ड्रिंक है उसे इंपेरेटिव मूड में होना समझा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मूड इज द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि मूड एक तरीका है जिसमें क्रिया द्वारा दर्शाए गए कार्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में मूड्स हम किन्हें कहते हैं। चलिए अब हम मूड के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। There are three broad categories of moods in English. इंग्लिश ग्रामर में मूड बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला इंडिकेटिव मूड, दूसरा इंपेरेटिव मूड और तीसरा सब्जंक्टिव मूड। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इंडिकेटिव मूड को अच्छे से समझते हैं। A verb is said to be in the indicative mood if it makes a statement of fact or asks a question or expresses a supposition which is assumed as a fact। यानी कि एक वर्ब इंडिकेटिव मूड में कहलाता है अगर वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को दर्शाता हो, यानी कि एक तथ्यात्मक कथन को दर्शाता हो, या फिर एक क्वेश्चन पूछता हो, या नहीं तो फिर एक ऐसी कल्पना को दर्शाता हो जिसके पॉसिबल होने की संभावना हो। पहले वाले कंडीशन के एग्जांपल्स को देखिए। He plays football daily, वह रोज फुटबॉल खेलता है। ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, एक तथ्यात्मक कथन है, इसीलिए इसे हम इंडिकेटिव मूड में होना समझते हैं। उसी तरह He does not play football daily, वह रोज फुटबॉल नहीं खेलता है। यह भी एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, इसीलिए इसे भी हम इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे वाली कंडीशन के एग्जांपल्स को देखिए। Does he play football daily, क्या वह रोज फुटबॉल खेलता है? डू यू स्टडी प्रॉपरली, क्या तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो? चूंकि ये सेंटेंसेस एक क्वेश्चन आस्क करते हैं, इसीलिए इन्हें भी इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत रखा जाता है। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसीलिए इन्हें इंट्रोगेटिव मूड में भी कहा जा सकता है। अब तीसरे वाले कंडीशन के एग्जांपल्स को देखते हैं, यानी कि वैसे सपोजिशन जिन्हें एक फैक्ट एज्यूम किया जा सके, मतलब वैसी कल्पना जिन्हें एक तथ्य माना जा सके, जिसके संभव होने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, अगर बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अभी बारिश हो नहीं रही है, यह बस एक कल्पना है जिसके संभव होने की पॉसिबिलिटी है। क्या बारिश हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो ये इंडिकेटिव मूड में है। लेकिन अगर मैं कहूं अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो यह भी एक कल्पना है, लेकिन इसे इंडिकेटिव मूड में समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके संभव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या मैं चिड़िया हो सकता हूं?
नहीं हो सकता, इसीलिए ये इंडिकेटिव मूड में नहीं है। इस तरह के मूड को हम सब्जंक्टिव मूड में होना समझते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इंडिकेटिव मूड के बारे में आप एक बात नोट कर लीजिए कि मूड्स की तीनों कैटेगरीज में एकमात्र इंडिकेटिव मूड ही एक ऐसा मूड है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो करता है। यानी कि एकमात्र इसी मूड में वर्ब अपने फॉर्म को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज करता है। बाकी के दो मूड्स यानी कि इंपेरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। हालांकि इसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि इंडिकेटिव मूड को तो अब तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम मूड्स की सेकंड कैटेगरी इंपेरेटिव मूड को डिटेल में समझते हैं। A verb is said to be in the imperative mood if it expresses a command or order or an advice or suggestion or a request or prayer। यानी कि एक वर्ब इंपेरेटिव मूड में कहलाता है अगर वो एक कमांड या ऑर्डर यानी कि आज्ञा को व्यक्त करे, या एक एडवाइस या सजेशन यानी कि एक सलाह को व्यक्त करे, या फिर एक रिक्वेस्ट या प्रेयर यानी कि प्रार्थना को व्यक्त करे। पहले वाले कंडीशन के एग्जांपल्स को देखते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। गो देयर, वहां जाओ। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब्स ब्रिंग, गो, ओपन एटसेट्रा जो हैं, चूंकि ये एक कमांड या ऑर्डर यानी कि आज्ञा को व्यक्त करते हैं, इसीलिए इन्हें यहां पर इंपेरेटिव मूड में होना समझा जाता है। चलिए अब हम दूसरे वाले कंडीशन के एग्जांपल्स को देखते हैं जिनमें एक एडवाइस या सजेशन होता है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लें। स्लीप वेल, अच्छी नींद लें। ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर कोशिश करें। इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब्स टेक, स्लीप, ट्राई एटसेट्रा जो हैं, चूंकि ये एक एडवाइस या सजेशन यानी कि सलाह को व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें यहां पर इंपेरेटिव मूड में होना समझा जाता है। चलिए अब हम तीसरे वाले कंडीशन के भी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिनमें एक रिक्वेस्ट या प्रेयर यानी कि प्रार्थना होती है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। हैव मर्सी अपॉन मी, मेरे ऊपर रहम करें। प्लीज लेट हिम गो, कृपया उसे जाने दें। चूंकि इस तरह के सेंटेंसेस से एक रिक्वेस्ट या प्रेयर का बोध होता है, इसीलिए इन्हें भी इंपेरेटिव मूड के अंतर्गत रखा जाता है। अब एक बात पर आप यहां पर गौर कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इस सेंटेंस में ब्रिंग एक वर्ब है और अ ग्लास ऑफ वाटर एक ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट तो है ही नहीं। और हम जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब्स से शुरू होते हैं उनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। गो देयर मीन्स यू गो देयर। प्लीज हेल्प मी मीन्स यू प्लीज हेल्प मी। अब इंपेरेटिव मूड के बारे में एक बात और नोट कीजिए कि इंपेरेटिव मूड में वर्ब हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। वर्ब हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। जैसे रवि स्कूल जाता है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और इंडिकेटिव मूड में है, इसीलिए इसकी इंग्लिश होगी रवि गोज टू स्कूल। यहां पर हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की है क्योंकि यहां पर वर्ब इंडिकेटिव मूड में है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो करता है। लेकिन अगर हमें कहना हो कि रवि स्कूल जाओ, तो ये एक आज्ञा सूचक वाक्य है यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसकी इंग्लिश होगी रवि गो टू स्कूल। यहां पर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आया है क्योंकि ये यहां पर इंपेरेटिव मूड में है, सब्जेक्ट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंपेरेटिव मूड का भी कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं मूड्स की थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी सब्जंक्टिव मूड की तरफ। A verb is said to be in the subjunctive mood if it expresses a wish or hope or a desire or intention or a situation which is unreal or contrary to fact। यानी कि एक वर्ब सब्जंक्टिव मूड में कहलाता है अगर वो एक विश या होप यानी कि अभिलाषा को दर्शाता हो, या एक डिजायर या इंटेंशन यानी कि इच्छा या इरादा को दर्शाता हो, या फिर एक ऐसे सिचुएशन को दर्शाता हो जो वास्तविक नहीं है या संभव नहीं हो सकते।
सब्जंक्टिव मूड के इन तीनों कंडीशंस में से पहले दो कंडीशंस प्रेजेंट सब्जंक्टिव के अंतर्गत कहलाते हैं और तीसरा वाला कंडीशन पास्ट सब्जंक्टिव के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट सब्जंक्टिव की बात करते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसे अच्छे से समझने के लिए आपके पास क्लाउज और वॉइस की नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी इसकी बेसिक्स मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं फ्यूचर में इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा जब मैं क्लाउज और वॉइस पढ़ा चुका रहूंगा। फिलहाल आप इसके बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में भी आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इसमें हम हमेशा वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, ये एक विश है, इसीलिए ब्लेस वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म का यूज किया है। इसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह गॉड सेव द वर्ल्ड, न कि गॉड सेव्स द वर्ल्ड। लॉन्ग लिव द किंग, न कि लॉन्ग लिव्स द किंग। चलिए अब डिजायर या इंटेंशन वाले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही गो टू स्कूल डेली, यह जरूरी है कि वह रोज स्कूल जाए। इस सेंटेंस में हम ही के साथ गोज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस सेंटेंस में एक डिजायर या इंटेंशन यानी कि इच्छा निहित है, इसलिए गो वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में है, इसीलिए यहाँ पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म का ही यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। उसी तरह इट इज इसेंशियल दैट शी बी हेयर, यह जरूरी है कि वह यहाँ रहे या वह यहाँ हो। चूंकि इसमें भी एक डिजायर यानी कि इच्छा निहित है, इसलिए यह सब्जंक्टिव मूड में है, इसीलिए हमें यहाँ पर दैट के बाद आने वाले क्लाउज में सी के बाद इज का प्रयोग नहीं करना है बल्कि बी का यूज करना है, क्योंकि इज एम आर का सिंपलेस्ट फॉर्म बी होता है। अब एक बात आप नोट कीजिए कि इस तरह के सेंटेंसेस में अगर दैट के बाद आने वाला क्लाउज अगर पैसिव वॉइस में हो तब हम बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, यह जरूरी है कि उसे पार्टी में इन्वाइट किया जाए। आई रेकमेंड दैट राजेश बी अपॉइंटेड मॉनिटर ऑफ द क्लास, मैं रेकमेंड करता हूं कि राजेश को क्लास का मॉनिटर बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव की कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। चलिए अब बात करते हैं पास्ट सब्जंक्टिव की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंतर्गत ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं जो अनरियल या कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट हो, यानी कि जो वास्तविक ना हो, जो पॉसिबल नहीं हो सकते या फिर जिनके पॉसिबल होने की संभावना ना के बराबर हो। जैसे अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ सकता। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई, ये एक ऐसी कल्पना है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या मैं चिड़िया हो सकता हूं? नहीं हो सकता, इसीलिए ये सब्जंक्टिव मूड में है। पास्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में आप एक बात नोट कीजिए कि इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और वाज के बजाय वर का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, काश मैं करोड़पति होता, आई विश आई वर अ मिलियनियर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट। वह ऐसे बात करता है जैसे वह प्रधानमंत्री हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। इस तरह के सेंटेंसेस में हमने वाज के बजाय वर का यूज किया है क्योंकि ये सब्जंक्टिव मूड में है। उसी तरह अब कुछ और एग्जांपल्स देखिए जिनमें हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी होती है। जैसे व्हाट वुड यू डू इफ यू सी अ डायनासोर। ये एक गलत सेंटेंस है। अगर आप एक डायनासोर को देखते हैं तो आप क्या कीजिएगा? इसकी सही इंग्लिश होगी व्हाट वुड यू डू इफ यू सॉ ए डायनासोर। यहां हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है क्योंकि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड में है। एक और एग्जांपल देखिए, वह ऐसे चलता है जैसे पूरी धरती उसी की हो। इसे अगर हम इंग्लिश में इस तरह से लिख दें, ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ बिलोंग्स टू हिम, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। यहां पर भी हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है क्योंकि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड में है। तो मुझे लगता है कि पास्ट सब्जंक्टिव की भी कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। हालांकि इसको अच्छे से समझने के लिए आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय।